नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं सुदेश अग्रवाल स्वागत करता हूं आप सभी का आज कथन निष्कर्ष के पार्ट 4 में। आज से पहले अपन ने कथन निष्कर्ष के 3 पार्ट पढ़ लिए हैं और पहले पार्ट में हमने पढ़ा था कि संबंध वाले कथन निष्कर्ष किस टाइप के होते हैं, जिसके अंतर्गत अपन ने पूर्णतः कथन पर आधारित हो इस नियम को पोस्टमार्टम करते हुए बहुत डीप तक पढ़ा था। सेकेंड पार्ट में हमने विवाद और संशय पे चर्चा की। थर्ड पार्ट में हमने कुछ एक्स्ट्रा 2-3 क्वेश्चनों पे चर्चा की थी और आज मैं 4th पार्ट लेके आया हूँ आपके सामने, जो अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। कहीं ये भी नहीं लगता कि ये विवाद वाला है, संबंध वाला है, संशय वाला है। डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। सारे आपके साथ चर्चा करूंगा, समझें मेरे साथ साथ आप भी। देखो साथियों, अगर आप डायरेक्ट चौथा पार्ट देखने आए हो तो उससे पहले आप 3 पार्ट देखो, पार्ट 1, पार्ट 2 और फिर पार्ट 3 और फिर आओ आप पार्ट 4 में। और अगर कथन निष्कर्ष को पढ़ने से पहले और अच्छी कमांड करने की आपकी सोच है तो पहले आप पूर्व धारणा पढ़ के आओ, उसके भी हमने पार्ट 4 बना रखे हैं। उसके बाद आप पार्ट इसमें कथन निष्कर्ष में आओ, पार्ट स्टेप बाय स्टेप चलते रहो, रीजनिंग पूरी की पूरी आपके हाथ में होगी। एक बार पार्ट 4 पे चर्चा करते हैं, आओ मिल करके। मैंने पीछे एक क्वेश्चन लिख रखा है, ध्यान से पढ़ें, फिर इसी क्वेश्चन से अपन चर्चा की शुरुआत करते हैं आज की। और बिल्कुल ऐसे फील करके बैठ जाओ कि आप में और मेरे में कोई दूरी नहीं है। मैं एक तरह से आपको ऑफ ही लाइन पढ़ा रहा हूँ, वैसे बोर्ड पे लिखूँ भीगा, हटाऊँगा भी। आप जब मैं लिखूँ तब मैं बोलता रहता हूँ, आप साथ साथ लिखते चलें। मैं चाहता हूँ कि आपको 1% भी ऐसा फील नहीं हो कि अपन दूर हैं, नहीं, ऑफलाइन जैसा फील होना चाहिए। आओ, मैंने कथन लिखा है, कई व्यापारी कार्यालय उन इमारतों में स्थित हैं जो 2 से 8 मंजिला है। इमारत किसे कहते हैं? इमारत कहते हैं पूरी एक बिल्डिंग को। और मंजिल किसे कहते हैं? उसमें जो मंजिल बनाई जाती हैं, पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल, चौथी मंजिल, ये मंजिलें हैं और पूरी मिलाकर के एक इमारत है। तो कई व्यापारिक कार्यालय उन इमारतों में स्थित हैं जो या 2 से 8 मंजिला हो, या तो 2 मंजिल हो, 2 से फिर 8 मंजिल हो, 2 के और 8 के बीच में 3-4 मंजिल हो, 4 मंजिल हो, 5 हो, 7 हो, 8 हो, वहाँ तक उनके बीच में व्यापारिक कार्यालय है। और यदि किसी भी इमारत में 3 से अधिक मंजिल हैं, और यदि किसी इमारत में 3 से अधिक मंजिलें हैं तो वहाँ लिफ्ट है। और किसी इमारत में 3 से अधिक मंजिलें हैं, 3 में भी नहीं है, 3 से अधिक मंजिलें हैं। देखो, अगर ये बोलता 3 व 3 से अधिक, इसने बोला यदि किसी इमारत में 3 से अधिक मंजिलें हैं, 4, 5, 6, 7, 8, तो उनमें लिफ्ट भी लगाई गई हुई है। केवल हमारे पास ये 2 ही कथन थे। अब इसका निष्कर्ष ज्ञात करना है हमें, और निष्कर्ष को पढ़ने से पहले ये समझ लें कि निष्कर्ष होता क्या है। और मैंने कहा था कि निष्कर्ष का मतलब है कथन को बोल दिया गया है तो कथन को बोलने के बाद में उस कथन का पढ़ने वाला प्रभाव निष्कर्ष कहलाता है। और पूर्व धारणा कथन को बोले जाने से पहले उस वक्ता के मन में आने वाला विचार होता है। अभी हम निष्कर्ष पढ़ रहे हैं, मतलब कथन के बाद में इस कथन से क्या समझ में आया, इस कथन से क्या परिणाम मिला, इस कथन से क्या अपने को सीखने को मिला, वो निष्कर्ष है। जैसे क्या इसका पहला, देखो सबसे पहले तो कई व्यापारिक कार्यालय उन इमारतों में स्थित हैं, यह आपने सबने पढ़ा होगा। मैं चारों निष्कर्ष पढ़ता हूँ। सभी मंजिलों पर लिफ्ट से पहुँचा जा सकता है, केवल 3 से अधिक मंजिलों पर लिफ्ट से पहुँचा जा सकता है, 6वीं मंजिल पर लिफ्ट है और 2nd मंजिलों पर लिफ्ट से नहीं पहुँचा जा सकता। आप अपने अपने आंसर अपने मन में रखें, फिर मैं इसको बिल्कुल एक्सप्लेन करके समझाता हूँ। और आप भी प्रत्येक क्वेश्चन को ऐसे कारण से समझते चलें, क्योंकि मेरा एक मानना है रीजनिंग का मतलब है रीजन,
कारण सहित समझ में आना चाहिए, कोई भी चीज़ हम रटे नहीं। आओ, व्यापारिक कार्यालय कहें 2 से 8 मंजिला है, उन इमारतों में है। अगर कोई इमारत 2 मंजिला है, 1, 2, तो इसमें कार्यालय है। अगर कोई इमारत 3 मंजिला है तो इसमें भी कार्यालय है। अगर कोई इमारत 4 मंजिला है, 1, 2, 3, 4, तो इसमें भी कार्यालय है। अगर कोई इमारत 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 मंजिला है तो उसमें भी कार्यालय है। और अगर कोई इमारत 1, 2, 3, 4, 5 और ये हो गई 6 मंजिला है तो उसमें भी कार्यालय है। कोई अगर 7 मंजिला है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 मंजिला है और ये है आपकी 8 मंजिला। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये केवल मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ ताकि आपको उसका ऑथेंटिक कारण समझ में आए। ये है कि कई व्यापारिक कार्यालय केवल उन्हीं इमारतों में है जो 2 से 8 मंजिला है। क्या ये 2 है, 3 है? ये पूरी 2 से 8 ही, इन सब में कार्यालय है। लिफ्ट किस किस में है? जिस इमारत में 3 से अधिक मंजिलें हैं उसमें लिफ्ट है। इसमें लिफ्ट है? नहीं। इसमें लिफ्ट है? नहीं। इसमें है। ये 4 मंजिला है, इन सब में लिफ्ट है। इसमें भी लिफ्ट है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। फिर केवल इतनी जानकारी है बस हमारे पास। इससे क्या निष्कर्ष निकला? सभी मंजिलों पर लिफ्ट से पहुंचा जा सकता है। इस इमारत में सभी मंजिलों पर लिफ्ट से पहुंचा जा सकता है कि इन दोनों इमारतों में? आप कहोगे सर नहीं, तो गलत बात। इसका निष्कर्ष ये नहीं था, इसका मतलब ये नहीं था, इससे ये समझ में नहीं आया हमें। क्या ये समझ में आया केवल से केवल 3 से अधिक मंजिलों पर लिफ्ट से पहुंचा जा सकता है? बहुत सारे विद्यार्थी तुरंत सही कर देते हैं कि हाँ सर 3 से अधिक है तभी तो लिफ्ट लगी हुई है। अरे भाई, इस बिल्डिंग में लिफ्ट है क्या? अगर ये लिफ्ट इसमें है तो मंजिल पहली पर भी खुलेगी, दूसरी पर भी खुलेगी, तीसरी पर भी खुलेगी। और ये कह रहा है 3 से अधिक जो मंजिल है सीधे ही चौथी मंजिल से खुलना स्टार्ट होगी। बोलेगी नहीं, या तो लिफ्ट है तो कोई जरूरी नहीं 3 से अधिक मंजिलों पर ही जाएं, तीसरी पर भी जाएंगे हम, दूसरी पर भी खुलेगी। वो लिफ्ट फर्स्ट पर भी हमें उतारेगी और लेगी हमें वापस। हम नहीं कह सकते, बिल्कुल गलत है कि 3 से अधिक मंजिलों पर ही पहुंचेंगे। केवल 3 से अधिक मंजिलों पर, सरासर गलत है। केवल 3 से अधिक नहीं, या तो लिफ्ट ही नहीं है, और लिफ्ट हुई तो पहली मंजिल पर भी खुलेगी। जैसे मान लो इसमें लिफ्ट ही नहीं है, इसमें लिफ्ट है तो इसमें भी खुलेगी, इसमें भी खुलेगी। मंजिल इन्हें कहते हैं, इमारत पूरी को कहते हैं। 6वीं मंजिल पर लिफ्ट है। देखो इसमें यहाँ तक तो 6वीं मंजिल थी नहीं, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5 मंजिलाएं हैं। तो अब जिनमें ये 2 है, 3, 4, 5, 6, 7 या 8 मंजिला है। अब जिसमें 6वीं मंजिल है इसमें भी 6वीं मंजिल है, इसमें भी 6वीं मंजिल है, इसमें भी 6वीं मंजिल है। अब जिनमें 6वीं मंजिल है तो वहाँ लिफ्ट तो खुलेगी। अब इसमें 6वीं मंजिल ही नहीं है तो लिफ्ट कहाँ से होगी? लेकिन क्या बोल रहा है, 6वीं मंजिल है तो 6वीं मंजिल पर लिफ्ट है क्या? जिस भी बिल्डिंग में 6वीं मंजिल है उसमें लिफ्ट है, सही बात है। फिर सेकंड मंजिलों पर लिफ्ट से नहीं पहुंचा जा सकता। अरे भाई लिफ्ट है तो सेकंड पे भी खुलेगी, बिल्कुल गलत बात है। केवल और केवल तीसरा निष्कर्ष सही होगा अगर आपको ध्यान से समझ में आया होगा तो। आगे देखते हैं, आप समझें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको स्क्रीनशॉट ले लें, उतार लें और धीरे 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 अपना आगे बढ़ते हैं 1 बाय 1 करके क्वेश्चनों के ऊपर। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ, देखो। पहला कथन है, सिपाही देश की सेवा करते हैं।
एंड दूसरा कथन है छात्र सिपाही नहीं है। क्या इसका यह निष्कर्ष समझ में आया कि छात्र देश की सेवा नहीं करते हैं? या फिर ये समझ में आया कुछ छात्र देश की सेवा नहीं करते हैं? देखो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। छात्र और सिपाहियों की बात हो रही है, ध्यान से समझेंगे बाप। सिपाही देश की सेवा करते हैं, सिपाही देश की सेवा करते हैं, इसका मतलब ये नहीं हुआ एक सिपाही करता है या कुछ सिपाही करता है, करते हैं, सभी सिपाही करते हैं। ये कौन है भाई? ये सिपाही हैं। और ये कितने सिपाही देश की सेवा करते हैं? हम कहेंगे ये पूरे के पूरे सिपाही देश सेवा का काम करते हैं। फिर छात्र सिपाही नहीं है। अब छात्रों को ये कहा गया है कि छात्रों का घेरा तो बनाओ लेकिन सिपाही के अंदर नहीं होना चाहिए। अब छात्र सिपाही नहीं है ये तो कथन कहा गया है, लेकिन कथन में ये तो नहीं कहा गया कि छात्र देश सेवा भी नहीं करते। अब आप समझो, छात्र इस सिपाही इस घेरे के अंदर नहीं आ सकते, इसमें तो आ सकते हैं ना। विवाद वाली बात याद करो, हमें केवल ये जानकारी है कि छात्र सिपाही नहीं है, हमें ये जानकारी नहीं है छात्र का घेरा यहाँ बनेगा या यहाँ बनेगा। हम चाहें तो यहाँ भी बना सकते हैं, हमें कोई कथन में मना नहीं किया गया। हम चाहें तो यहाँ भी बना सकते, दोनों जगह संभावनाएं। विवाद हो गया। अब ये कह रहे हैं छात्र देश सेवा नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? छात्र यहाँ बना देंगे हम, सिपाही के लिए तो मना करा है, छात्र यहाँ हो सकते हैं तो देश सेवा तो करेंगे। ये बोल रहे हैं कुछ छात्र देश सेवा नहीं करते हैं। कहाँ कहा गया? कुछ नहीं, या तो पूरे ही नहीं करते या पूरे ही करते हैं या फिर कुछ करते हैं। अब डेफिनेट कैसे कह सकते हो? विवाद हो रहा है, छात्र का पता ही नहीं है इस ये वाले छात्र मानूं या ये वाले मानूं। अगर ये वाले मानोगे तो आप कहोगे देश सेवा करते हैं, तो आपका मन कहेगा सर ये क्यों नहीं माना। ये वाला मानोगे तो आपका मन कहेगा देश सेवा नहीं करते, तो आपका मन कहेगा ये क्यों नहीं माना, जानकारी तो आपके पास थी नहीं। अरे भाई विवाद है। छात्र देश सेवा नहीं करते हैं गलत है, छात्र सिपाही नहीं है ये जानकारी तो है, क्या पता देश सेवा करते हो, संभावित है। छात्र कुछ छात्र देश सेवा नहीं करते, भाई क्यों? पूरे ही करते होंगे। फिर सही क्या हो सकता है? छात्र भी देश सेवक हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, बना सकते हैं छात्रों को वहां। मतलब यहाँ विवाद हो गया था कि छात्र यहाँ होगा या यहाँ होगा, और मैंने लिखवा रखा है विवाद वाले कथनों को संभावना की भाषा में ही सही किया जा सकता है, और ये संभावना की भाषा आई इसलिए मैंने कह दिया कि ये सही था। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। उतारें, आगे बढ़ते हैं। इसके छोड़ ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं अपन। नेक्स्ट है मानव जीवन उद्दीपन तथा क्रिया करके बढ़ता है
और विकास करता है। यह आपका पहला कथन है कि मानव जीवन उद्दीपन तथा क्रिया करके बढ़ता है और विकास करता है। मानव जीव उद्दीपन तथा क्रिया करके बढ़ता है और विकास करता है। तो फिर सही क्या हो सकता है इसमें? मान लो पहला निष्कर्ष यह आ जाए, निष्क्रिय मानव जीव विकसित नहीं होता, या फिर मानव जीव उद्दीपन तथा क्रिया पर प्रतिक्रिया नहीं करते। ध्यान से सुनना, मैंने क्वेश्चन क्या लिखा है उसको समझो आप। मेरा क्वेश्चन ये था, मेरा कथन ये था कि मानव जीव उद्दीपन तथा क्रिया करके बढ़ता है। मानव जो अपन है, मानव जीवन है, वो उद्यापन उत्पन्न करके तथा क्रिया करके, एक्टिविटी करके बढ़ता है और विकास करता है। ये कथन है। इसे क्या समझ में आया? क्रिया कौन करेगा? जो एक्टिव होगा, सक्रिय होगा, वही क्रिया करेगा। ये क्या बोल रहे हैं? निष्क्रिय मानव जीव विकसित नहीं होता। सही बात है। इसने क्या कहा है? क्रिया करने वाला बढ़ता है। ये क्या बोल रहे हैं? निष्क्रिय करने वाला नहीं बढ़ता। तो सही बात है इसमें। तो निष्क्रिय मतलब पत्थर निष्क्रिय एक जगह पड़ा रहता है, 10 साल बाद में या फिर 2 महीने बाद में देखा पत्थर इतना मोटा हो गया, क्रिया करके बढ़ गया, विकास कर लिया। ऐसा है क्या? नहीं। हम एक जगह नहीं, हम क्रिया करते हैं इसलिए हम बढ़ते हैं। ये कह रहे हैं जो क्रिया नहीं करता उसे निष्क्रिय कहते हैं, कि निष्क्रिय मानव जीव विकसित नहीं होता। बोलने बिल्कुल सही बात, नहीं होता। फिर मानव जीव उद्दीपन तथा क्रिया पर प्रतिक्रिया नहीं करते, गलत। प्रतिक्रिया का मतलब है कि मानव जीव क्रिया करता है लेकिन उसका रिजल्ट नहीं मिलता। प्रतिक्रिया कैसे नहीं मिलता? विकसित होता है ना, प्रतिक्रिया करता है मानव जीव। क्रिया, अगर कोई मानव जीव उद्दीपन और क्रिया करता है तो सामने से प्रतिक्रिया मिलती है उसको, उसका विकास होता है। इसके अंदर ये गलत है और पहला सही है। आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। ले ले इसके भी स्क्रीनशॉट। देखते हैं आगे। देखो, पहला कथन है मंदिर पूजा स्थल है और चर्च भी पूजा स्थल है। यहाँ थोड़ी सी कॉमन सेंस की आवश्यकता हो सकती है इस कथन के निष्कर्ष तक पहुँचने के लिए। यहाँ आपको खुद को ही पहले से नॉलेज होना चाहिए कि मंदिर हिंदुओं का पूजा स्थल है, चर्च जिसको गिरजाघर भी कहा जाता है ईसाइयों का पूजा स्थल है। अब इसका मैं निष्कर्ष लिखूं कि मंदिर पूजा स्थल है और चर्च भी पूजा स्थल है, तो निष्कर्ष लिखने से पहले मैं इसको यूँ समझा दूं कि मंदिर क्या है? यह मंदिर है और ये पूरे के पूरे मंदिर है ना, वो पूजा स्थल है। पूजा स्थल है जहाँ पूजा की जाती है। लेकिन ये बात मैं पहले से जानता हूँ कि हिंदुओं का है, ठीक है। चर्च भी पूजा स्थल है। अब चर्च भी पूजा स्थल के अंदर ही है। क्या बोला? चर्च भी पूजा स्थल के अंदर, बाहर नहीं इस पूजा स्थल से, वो भी पूजा स्थल ही है, जिसको गिरजाघर भी कहा जाता है। खूब पढ़ा होगा आपने।
जीवन के अंदर कि चर्च और मंदिर क्या होता है। चर्च भी पूजा स्थल है, मंदिर भी पूजा है। अगर मैं इसको अभी पहला निष्कर्ष ये लिख दूं कि हिंदू व ईसाई पूजा के लिए एक ही जगह का प्रयोग करते हैं। इसमें इंक कम है थोड़ी। हाँ, यह है हिंदू व ईसाई पूजा के लिए एक ही जगह का प्रयोग करते हैं। क्या ये बात सही है? फिर मैं बोल दूं, सभी चर्च मंदिर हैं, ये बात सही होगी या गलत होगी, हमें ये समझना है कि देखो, मंदिर पूजा स्थल है, मंदिर पूरे के पूरे पूजा स्थल है, चर्च भी पूजा स्थल है, चर्च भी पूरे के पूरे पूजा स्थल ही है। फिर बोला हिंदू व ईसाई, हम जानते हैं ये ईसाइयों का है ये और इनके लिए। अरे भाई, मैं बोलूँ मंदिर क्या है, आप बोलो पूजा स्थल, मैं बोला मंदिर भी पूजा स्थल है, चर्च भी पूजा स्थल है, तो इसका मतलब ये हो गया क्या कि हिंदू और ईसाई पूजा के लिए एक ही जगह का प्रयोग करते हैं? नहीं, इसका मतलब ये तो नहीं हुआ, क्योंकि हम जानते हैं हिंदू मंदिर का प्रयोग करते हैं, ईसाई चर्च का प्रयोग करते हैं, हम ये तो नहीं समझे। फिर ये बोल रहे हैं हिंदू व ईसाई पूजा के लिए एक ही जगह का प्रयोग करते हैं, नहीं, ईसाई चर्च के लिए करते हैं, तभी तो अलग अलग नाम ले रहा है ये। आप दोनों को एक जगह कैसे कर दिए? गलत बात। सभी चर्च मंदिर है, ये कह रहे हैं चर्च है ना, ये पूरे के पूरे ही मंदिर के अंदर है। कहाँ है? इतने से भी नहीं है, देखो एक बार डायग्राम में आप। बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल इसके अंदर दोनों गलत होंगे। आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। एक दो क्वेश्चन और आगे बढ़ते हैं अच्छे लेवल के क्वेश्चनों के साथ। हटाऊं? एक कथन है, जैसे कि एक कथन लेते हैं अपन, जैसे कि मैं कहूं बाह्य स्रोतों से प्राप्त खुशी, बाह्य स्रोतों से प्राप्त खुशी स्थायी नहीं होती है, क्षणिक होती है, या कह दूं क्षणिक होती है। बाह्य स्रोतों से प्राप्त खुशी क्षण भर की होती है, क्षणिक होती है। चिरस्थायी खुशी अपने भीतर से आती है। कथन को समझें, मैं कह रहा हूं बाह्य स्रोतों से प्राप्त खुशी क्षणिक होती है और चिरस्थायी खुशी अपने भीतर के अंदर से आती है। क्वेश्चन है, बाहर स्रोतों से प्राप्त खुशी क्षणिक होती है। बाहर के स्रोत, मोबाइल हो गया, यूट्यूब, जैसे मोबाइल ही हो गया यूट्यूब, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गई, सिनेमा हॉल हो गए, कहीं पर सर्कस देख लिया, कहीं में अच्छी कहानियों की कुछ बुक्स या फिर मैगजीन्स पढ़ ली अपन ने, ये बाहर स्रोत हैं। इन बाहर स्रोतों से जो प्राप्त खुशी होती है वो क्षणिक होती है। हमने YouTube पे एक रील देखी, बड़ा आनंद आया, थोड़ी देर हंस लिए, मोबाइल जैसे ही बंद करके रखा, अंदर भूल गए। वो खुशी उसी टाइम थी, क्षण भर के लिए, बाद में खुशी खत्म। लेकिन चिरस्थायी खुशी,
चिरस्थायी मतलब परमानेंट खुशी, स्थायी खुशी अपने भीतर से आती है। आप पढ़ करके आप एक अच्छे गवर्नमेंट सर्वेंट पद के ऊपर सिलेक्टेड होते हैं, अच्छे के ऊपर, फिर आपके अंदर से जो खुशी आती है वो मोबाइल से नहीं आई, वो बाहर स्रोतों से नहीं आई, वो खुशी अंदर से आएगी। और ऐसा थोड़ी है कि अभी रिजल्ट आया, मैंने देखा कि आप लोग एसएससी सीजीएल क्लियर करके इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के ऊपर चयनित हुए हो, फिर वो अंदर से खुशी आएगी आज अभी, शाम तक उस खुशी को भूल जाओगे, जिंदगी भर नहीं भूलेंगे हम। वो खुशी याद रहेगी, चिरस्थायी फर्स्ट दिन याद रहता है। पहला दिन जिस दिन सिलेक्टेड होते हो वो फर्स्ट दिन लास्ट तक याद रहेगा आपको। क्यों? क्योंकि वो खुशी भीतर से आई है। हम समझे बाहर स्रोतों से प्राप्त खुशी क्षणिक होती है और चिरस्थायी खुशी अपने भीतर से आती है। अब मुझे बताओ, इसका ये बात सही है क्या कि बाहर स्रोतों से प्राप्त खुशी को हम अनुभव नहीं कर सकते? तुम क्या कहेंगे? दूसरा, सिनेमा में मिलने वाली खुशी चिरस्थायी होती है। सुनना ध्यानपूर्वक, मैं कह रहा हूं बाहरी स्रोतों से प्राप्त खुशी को हम अनुभव नहीं कर सकते। हमने मोबाइल्स में कोई रील देखी, हमें बड़ा आनंद आया, हम हंसे क्यों? क्योंकि हम उसे बाहर स्रोत जो खुशी हमें मिली है उसे हम अनुभव किए हैं। फिर कैसे कह सकता है कि अनुभव नहीं कर सकते? अरे भाई, हम अनुभव करते हैं, सुनते हैं, हम हंसते भी हैं, खुश भी होते हैं, लेकिन क्षण भर के लिए। गलत बात, अनुभव हम कर सकते हैं। ये बोला सिनेमा से मिलने वाली खुशी चिरस्थायी होती है। अरे सिनेमा में हम कोई मूवी देखी, हमें बड़ा आनंद आया, यह आनंद हमेशा रहेगा क्या? सिनेमा से बाहर निकले घर आते आते साफ, गलत बात। हाँ, ये कहता सिनेमा से मिलने वाली खुशी क्षणिक होती है, तो इसे हम सही कर देते हैं। समझ में आया होगा आपको बहुत अच्छे से। देखो, 3-4 क्वेश्चनों पे आज अपन ने चर्चा की है पार्ट 4 में। वीडियो छोटे बनेंगे फिर, लेकिन आप सारे पार्ट देखो। छोटे 20-25 मिनट का वीडियो बनता है, उसके बाद में फिर लेकिन मैं पार्ट ज़्यादा बना दूंगा, पढ़ाऊंगा पूरा एक बार के लिए। आज इतना ही काफ़ी, हम पार्ट 5 भी आपके लिए लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे लगता है आपको बहुत अच्छा समझ में भी आ रहा होगा, क्योंकि आप लोगों ने पार्ट 4 के ऊपर बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दिया है। तो मुझे उम्मीद है पार्ट 5 भी आपको बहुत अच्छा लगेगा और अच्छा रेस्पॉन्स भी देंगे। और पार्ट 6 भी आपके लिए मैं लेके आऊँगा। पार्ट 4 है, सॉरी, ये पार्ट 4 है। आपने पार्ट 3 में अच्छा रेस्पॉन्स दिया है, पार्ट 4 पे भी आप अच्छा ही देंगे। पार्ट 5 भी मैं लेके आऊँगा। देखें, आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।